Hello everyone, my name is Rahul Bharadwaj and I welcome you all to Let's Crack UPSC CSC. So in this session we are going to talk about the 100 days strategy to crack the IAS prelims. Okay, as you know कि आपका जो prelims है आगे हो गया था. ओके, उसका डेट जो है पोस्टपोन हुआ था. अभी आपका अक्टूबर में प्रीलिम्स है और आपके पास ऑलमोस्ट 100 डेज आप टारगेट कर सकते हो. 100 से ज़्यादा ही है. तो किस तरह से आप इन डेज़ को यूटिलाइज कर सकते हो, है ना. आने वाले जो 100 डेज़ हैं, काफ़ी सारे बच्चों के इसमें क्वेश्चन रहते हैं कि सर हमें मतलब हम चाह रहे हैं कि अगले साल दें, इस साल का अटैम्प्ट लें ना लें. फाइन, प्रीलिम्स की हमारी तैयारी कंप्लीट थी तो हम मेंस के लिए जा सकते हैं, मेंस के लिए पढ़ सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ें. और ये सेशन उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, स्पेशली जिन बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न था कि सर हमें प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना है नहीं देना है. तो यहाँ पे उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव ये सेशन रहेगा. किस तरह आप 100 डेज़ को अपना यूज़ कर सकते हो, किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हो. तो दो कैटेगरी में मैंने स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है. एक स्टूडेंट की कैटेगरी ये है जिनका प्रीलिम्स का पूरा हो चुका था. इट मीन्स कि अगर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम यही टाइम पे होता, जून में रहता, तो वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते. कुछ सेकेंड कैटेगरी में जो स्टूडेंट है वो ये हैं जो कि नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स देने वाले थे और उनका काफ़ी कुछ सिलेबस कंप्लीट था, है ना. जैसे 50% हम एक आइडिया ले लेते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है. 50% सिलेबस मान लीजिए आपका कंप्लीट था और यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्यों नहीं इसी साल एग्ज़ाम दे दिया जाए, क्योंकि हमें इतना सारा टाइम मिल गया है. 150 डेज़ के अराउंड आपको मिला था. लेकिन उनके मन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्या 100 डेज़ अभी हमारे पास बचे, इतना 3 महीना है, इसमें हो पाएगा नहीं हो पाएगा. तो उनके लिए भी ये सेशन हेल्पफुल है. फाइन. देखिए, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने बताया कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रीलिम्स देने वाले थे. प्रीलिम्स अगर आप लिखने वाले हो, इसका मतलब आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीशन है, आपके हाथ में है और आपका रिवीजन चल रहा होगा, इस तरह से चीज़ें. तो आप अपने लिए स्ट्रैटेजी ये बना सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स तो आपको लिखना है, लेकिन प्रीलिम्स निकालने से कुछ ये नहीं है कि आपका एग्जाम क्रैक हुआ है. प्रीलिम्स आपको लिखना है, दैट इज जस्ट अ स्टेज. फिर आपको मेंस लिखना पड़ेगा. तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि आप मेंस के लिए टाइम निकालना स्टार्ट कर दीजिए. स्पेशली जो आपका ऑप्शनल है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वहाँ पे उसको आप कंप्लीट कर सकते हो. एटलीस्ट आपका एक पेपर बहुत अच्छे से, बहुत थोरो आपका हो जाना चाहिए, अलॉन्ग विद नोट्स प्रिपरेशन एंड ऑल. एक पेपर आप यहाँ कंप्लीट कर सकते हो. इसके अलावा जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं या पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, जैसे इथिक्स है, फाइन. तो सिलेबस के रूप में अगर आप देखोगे, कंपैरेटिवली बहुत ही कन्फाइंड सिलेबस है और ये पेपर आपका 250 मार्क्स का है. तो आप इथिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए फटाफट से. आपका कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरा एक पेपर कंप्लीट है. जीएस के 4 पेपर में से एक पेपर मेरा कंप्लीट है. कुछ ऐसे आप टॉपिक्स ले सकते हो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. जैसे किसी ने वर्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो आप वर्ड हिस्ट्री को कंप्लीट कर लीजिए. अब इस वर्ड हिस्ट्री में ऐसा नहीं करना है कि इसको 1 महीना लेके बैठ गए, क्योंकि इतना वेटेज होता नहीं है. क्लियर. तो ट्राई टू बी स्मार्ट इनफ कि किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है. तो यहाँ पे वो बच्चे जिनका जो प्रॉब्लम्स लिखने वाले थे, वो अपनी स्ट्रैटेजी इस तरह से बना सकते हैं. थोड़ा मेंस के लिए पॉइंट टाइम दे दिया, आंसर राइटिंग आप कर रहे हो, ये सब चीज़. फिर दूसरी कैटेगरी में बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि सर ये 100 डेज हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. ओके. और किस तरह से हम जो ये एग्ज़ाम है इसको लिख सकते हैं, क्या 3 महीने की तैयारी इनफ है, सफिशिएंट है एंड ऑल. तो इसको हम डील करेंगे. ये जो 100 डेज है इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. 3 पार्ट्स आर देयर. उस तरह से हम डील करेंगे. फाइन. चलिए, स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन दिस लिंक टू गेट एक्सेस ऑफ फ्री क्लासेस. ध्यान रखिए आप मुझे इस लिंक पर फॉलो कर रहे हैं. फाइन. अपार्ट फ्रॉम दिस, अनअकैडमी के साथ आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं. दिस इज काइंड ऑफ वन पॉइंट सॉल्यूशन अनअकैडमी इज गिविंग. सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको प्लान्स मिलते हैं अलॉन्ग विद फी स्ट्रक्चर. अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप प्लान चूज कर सकते हैं. यूज द कोड RB Live टू गेट 10% ऑफ. 16 जून से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है. आइकॉनिक के कुछ ये बेनिफिट हैं, ये सारे आइकॉनिक के बेनिफिट है. ये इसका फी स्ट्रक्चर है, इसके लिए आप जा सकते हैं. ये 100 सीट्स का एक यूनिक बैच है जिसमें आपको 1-to-1 गाइडेंस दिया जा रहा है. पर्सनल मेंटर्स अलॉट किए जाएंगे. इसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं. लोन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये दिया जा रहा है. इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. 20 बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी हिंदी इंग्लिश मीडियम में, अलॉन्ग विद सब्सक्रिप्शन. केवल ऑप्शनल के लिए जाना चाह रहे हैं, ये आपकी फी स्ट्रक्चर है. ओके. और कॉम्बो के ऑप्शनल आपके ये 16 जून से काफ़ी सारे ऑप्शनल्स स्टार्ट हो रहे हैं, इनके लिए आप जा सकते हैं. सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट द ऑप्शनल. ये आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफर है जहां पे आपको 35% तक का डिस्काउंट मिल रहा है. कॉम्बो ऑफर. कॉम्बो ऑफर मतलब जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों इंक्लूड हैं.
25% का यहाँ पे डिस्काउंट है, फिर 10% एक्स्ट्रा आप और ले सकते हो व्हेन यू आर यूजिंग द कोड RB Live। ओके, आप जब ये कोड यूज़ कर रहे हैं RB Live तो आपको 10% एक्स्ट्रा यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। आपका सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड रहेगा और ये ऑफर जो है आपका 16 जून तक वैलिड है। क्लियर? सो यू कैन डेफिनेटली गेट बेनिफिट ऑफ ऑल दीज ऑफर्स। और ये टेलीग्राम लिंक है, इस पर आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे मूव करेंगे, दैट इज फर्स्ट 30 डेज को आप कैसा स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट 30 डेज में आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से। तो देखिए, आपके पास में जो 100 डेज बचे हैं, अब ये वही बच्चे कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। उनके लिए तो पॉसिबल नहीं होगा कि आप 30 डेज में मैं कहूँ कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है ना, तो वो रियलिस्टिक नहीं होगा। लेकिन आपको सबसे पहली प्रायोरिटी, चाहे आप नए हैं पुराने हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी आपको सिलेबस कंप्लीशन पे देनी पड़ेगी। तो उसमें आप अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए। जनरली हम 7 सब्जेक्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। अगर हम करंट अफेयर को अलग रख दें तो पूरा जो सिलेबस है उसे हम 6 सब्जेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 6 सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर। तो यहाँ पे फर्स्ट 30 डेज मैंने लिखा है 100 डेज स्ट्रैटेजी के हिसाब से। जो नए बच्चे हैं वो यहाँ पे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं कि हमें 3 महीने में, अगर आप अगले साल दे रहे हो, हमें 3 महीने में ऐसा 4 सब्जेक्ट करना है। क्लियर? तो हम 100 डेज स्ट्रेटजी पे आते हैं और यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट फोकस करने हैं, ये 1 2 3 4। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। ये जो 1 2 3 4 नंबरिंग दिया है, इसका रीज़न ये है कि पॉलिटी जो है इसका सिलेबस कंपैरेटिवली कन्फाइंड है और जनरली बहुत कम देखने को मिलता है कि आपने एक बुक फॉलो करी है, वहाँ से मैक्सिमम पार्ट कवर हो रहा है। इन केस ऑफ द पॉलिटी यू हैव लक्ष्मीकांत सर्स बुक, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप इस बुक को फॉलो कर रहे हैं, यू विल बी एबल टू हिट अराउंड 90% ऑफ द क्वेश्चन, मोर देन दैट एज वेल। तो आपका मेजर जो चंक ऑफ पोर्शन है सिलेबस का, वो यहाँ पे इस बुक से कवर हो रहा है लक्ष्मीकांत सर की। बाकी करंट अफेयर पे कुछ चीज़ें आप ऐड करोगे, डेफिनेटली दैट विल बी डिफरेंट। जिन बच्चों को कंसेप्चुअल पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है वो 11th क्लास की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एट इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट वर्क। तो आप पॉलिटी लोगे तो इसमें ये रहेगा कि यार बहुत कम टाइम में कन्फाइंड सिलेबस है, एक ही बुक है, आपने कंप्लीट कर लिया अच्छे से, और फिर इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पेपर एनालिसिस जरूर कर लेना, अदरवाइज यू वुड बी वंडरिंग पता नहीं क्या पूछता है, कैसे पूछता है। ठीक है, आप फालतू में डर रहे होंगे, कॉन्फिडेंस लूज कर रहे होंगे। जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे आपने पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी से, पार्लियामेंट के क्वेश्चन देख लो प्रीवियस ईयर में, एक ऐसा कंपाइलेशन खरीद लीजिए। तो इस तरह से आप जा सकते हो। या फिर अनअकैडमी के जो आपकी जो बुकलेट्स फ्री दी जा रही है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं अलॉन्ग विद कंप्लीट सिलेबस, जो आपको नोट्स फॉर्म में दिया जा रहा है। इन वाट एवर वे, कहने का मतलब है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है, ताकि आपको पता चल जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा, प्रिपरेशन फोकस्ड हो जाएगी। तो ये हुआ पॉलिटी का, इसलिए हमने पॉलिटी को पहले रखा। इसी तरह से एनवायरनमेंट को पहले रखा गया है। एनवायरनमेंट में करंट अफेयर ओरिएंटेड चीज़ें भी होती है, लेकिन उसको हम अलग डील करेंगे। एज फार एज एनवायरनमेंट स्टैटिक पोर्शन इज कंसर्न, जैसे शंकर IAS की बुक है, इसके लिए आप जा सकते हैं, बहुत अच्छे से इसने कवर किया हुआ है। या जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, तो आई थिंक शंकर IAS की हिंदी मीडियम में नहीं आती है, तो आप नियोस के नोट्स हैं, उसके लिए आप जा सकते हो। नियोस के नोट्स आई थिंक आपको मिल जाएंगे, PDF इजीली अवेलेबल हो जाता है वेबसाइट से। तो आप एनवायरनमेंट के ऊपर जाइए। और जो बच्चे मतलब 100 डेज को टारगेट कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ कुछ तो पढ़ रखा होगा। मान लीजिए लक्ष्मीकांत है, आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, कुछ चैप्टर पूरा नहीं पढ़ रखा। तो ये जो नेक्स्ट 30 डेज है, आने वाले 30 डेज, इसमें ये ध्यान रखो कि हमें लक्ष्मीकांत को पूरा करना है, 100% उसको कंप्लीट कर देना है अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। शंकर IAS की बुक है, हमें पूरा कर देना है। कुछ चैप्टर जो आपके रेलेवेंट नहीं है उनको आप स्किप कर सकते हो, मटीरियल को, एक्सक्यूज मी। फिर हम मूव करते हैं। देखिए, आपका मटेरियल बहुत सारा है, बट आपको अपने आप को बिल्कुल फोकस रखना है। पहले स्टैंडर्ड बुक्स पे जाना है, फिर आगे आप बढ़ सकते हो। पहले स्टैंडर्ड बुक्स पे फोकस कीजिए, उनको कंप्लीट करो, फिर आगे जाओ। ओके, बच्चे क्या करते हैं, 4 बुक एक साथ लेके बैठे, एक भी बुक कंप्लीट नहीं हुई है, तो ऐसी गलती मत करिए। कोशिश कीजिए, नोट्स बना सकते हैं तो स्पेशली हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की है ना, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट, जैसे मॉडर्न इंडिया है, वो 700-800 पेज की बुक है, उसके नोट्स बना लोगे, आपके लिए इजी हो जाएगा। लक्ष्मीकांत है, अगर उसके भी बनाते हो दैट इज़ फाइन, अगर नहीं बना रहे हो तो वो हाईलाइट से काम चला लेते हैं बच्चे, है ना। लेकिन ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है, जहाँ पे आपको मल्टीपल बुक्स, जैसे इकोनॉमी में 3-4 जगह से कवर करना पड़ रहा है ना, या हिस्ट्री में बहुत मोटी सी किताब है एक, अब उसको 3-4 बार कैसे रिवाइज करोगे, 5-6 बार कैसे रिवाइज करोगे, तो नोट्स बना लेते हैं, शॉर्ट नोट्स, तो ईजी हो जाता है।
फर्स्ट 30 डेज में आप प्रायोरिटी दीजिए, पॉलिटी को कंप्लीट कीजिए, एनवायरनमेंट को कंप्लीट कीजिए, डेडलाइन रखिए अपने लिए कि इस हफ्ते में, क्योंकि पॉलिटी आपकी काफ़ी कुछ तो पड़ी हुई होगी, है ना, लेट अस से 50%, 60, 70 जितना भी पड़ा हुआ है आपका, तो पहले आप उसको कंप्लीट कर लो अलॉन्ग विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हुए, फिर आप एनवायरनमेंट पे मूव कर जाओ, फिर आप इकोनॉमी की तरफ आ जाओ, फिर आप ज्योग्राफी की तरफ आ जाओ। इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है दैट इज दिस इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 12th की एनसीईआरटी है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं, और इसमें अगर आप बुक को पढ़ रहे हो, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें जो मॉडल्स वगैरह दिए हुए हैं इनको छोड़ दीजिएगा, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट वहाँ से देख लीजिए। सेकंड है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर आपके पास टाइम है, ये 11th की एनसीईआरटी है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं, कि पूरा इंडिया का पता चलेगा, है ना, इकोनॉमी की, ऐसा लगेगा इकोनॉमी का कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, है ना, इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री है, किस तरह से चीज़ें हैं, पॉवर्टी कैसे क्रिएट होता है एंड ऑल दीज थिंग्स, तो यू विल गेट अ काइंड ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक आपका पर्सपेक्टिव डेवलप होगा, इकोनॉमी के टर्म्स आप जानेंगे। फिर आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, या तो रमेश सिंह है, अब उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने नहीं है, और काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक हैं जो एडिशन होगा। फाइन, सो एडिशन में करंट अफेयर विल डेफिनेटली हेल्प, तो एक बुक आप कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एनसीईआरटी में कवर नहीं है, क्लियर। एंड एज फार एज करंट अफेयर इज कंसर्न, इकोनॉमी के लिए आपका जो डेली न्यूज़पेपर है वो आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, वही चीज़ मेंस में भी हेल्प कर रही है। इकोनॉमिक सर्वे बजट है आपका, हेल्पफुल होता है। कंपाइलेशंस रहते हैं, मेरे वीडियोस पड़े होंगे आपके फ्री क्लासेस के फॉर्म में अनअकैडमी पे, वो देख सकते हैं, या फ्री आपका यूट्यूब पे है, उसे भी देख के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ एनालिसिस की बात करें, डेली आपका न्यूज़ एनालिसिस होता है, फ्री आपका अवेलेबल है यूट्यूब पे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या अपने लेवल पे पेपर पढ़ रहे हैं वो भी कर सकते हैं, है ना, ये मैंने आपको सोर्स बता दिया है। ज्योग्राफी में अगर हम बात करें, दैट इज़ 11th की एनसीईआरटी हैं, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको ये देखना है बस मैं इतना ही पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, 11th की दोनों एनसीईआरटी, एक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर रहा है, फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहा है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एट्सेट्रा। और फिर फिजिकल ज्योग्राफी जो है, ये जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, इसमें आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर, इंडिया फिजिकल के अंदर इंडियन ज्योग्राफी कवर रहेगी, है ना, हिमालयाज, पेनिनसुला, ये सब, और इंडिया की सॉइल्स, क्लाइमेट, ये सब है। 12th की एनसीईआरटी भी आप जा सकते हैं, तो मिनिमम इतना तो आपको करना पड़ेगा ज्योग्राफी के अंदर, दैट इज दिस मिनिमम थिंग यू नीड टू डू। और आप आगे अगर आपके पास टाइम रहता है एक्सपेंड कर सकते हैं, फाइन। और अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाती है, ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाती है 6th 7th 8th क्लास की, इन्हें पढ़ लेना, ये सारी नई एनसीईआरटीज़ हैं, है ना, इसमें पुराना मत जाइए, बहुत डिटेल में चला जाता है, इतनी ज़रूरत नहीं होती है। ओल्ड एनसीईआरटी 6th 7th 8th पढ़ लेना, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, और बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछी है, तो मिल जाएंगी आपको, अगेन एक्सेस कर सकते हैं नेट पे कहीं पे भी, किसी भी सोर्स से, या नोट्स मंगा सकते हैं। तो ये आपको एक्सेस करनी है ज्योग्राफी में, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, जीसी लियोंग पढ़ सकते हो, अदरवाइज दैट इज़ फाइन एज वेल, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपके शुरू के 30 डेज़ की। शुरू के 30 डेज़ में आपको ये 4 सब्जेक्ट को पकड़ के चलना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस छूटा हुआ है तो ये 30 डेज़ को 40 डेज़ कर सकते हो, ठीक है ना, मैक्सिमम 45 तक स्ट्रेच कर सकते हो, इससे ज़्यादा मत करना। नेक्स्ट हम आते हैं आपके नेक्स्ट 30 डेज़, मतलब ये सेकेंड स्टेज है। हमने पूरे स्टेज को 30 डेज़ में डिवाइड किया है 3 में। ये कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है, आप थोड़ा ऊपर नीचे अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कर सकते हो। इसमें क्या होगा, आप सब्जेक्ट लेंगे, देखिए 4 सब्जेक्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कौन से हैं? पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। नाउ दिस इज द 5th वन, और ये आपका हिस्ट्री 6th है। जैसा मैंने कहा था, पूरे सिलेबस को 6 सब्जेक्ट में डिवाइड करना है, और बिल्कुल क्लियर पिक्चर रखो, बस ये 6 सब्जेक्ट हैं, एक करंट अफेयर है, टोटल 7 हो गए। क्लैरिटी जब दिमाग में रहेगी तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जनरल साइंस की हम बात करें, जनरल साइंस को पूरा मत छोड़ना, बच्चे पूरा छोड़ जाते हैं। आप क्या कर सकते हो, जनरल साइंस में एनसीईआरटी है, स्पेशली 8th क्लास की है, और 9th क्लास की है, और 10th क्लास की है। ये 8th 9th 10th की एनसीईआरटी, इसको पढ़ लेना, हर साल क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि आपका जो प्रीलिम्स का 2020 का पेपर था, लास्ट ईयर का जो पेपर था, वहाँ पे 8th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन था। ये जो 8th का चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन था। तो हर साल अल्टरनेट ईयर पे कभी बायो से, फिजिक्स से ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, बहुत आराम से पढ़ लोगे। बच्चों के लिए लिखा हुआ है यार, 8th क्लास के बच्चों के लिए लिखा है, आप तो आराम से पढ़ लेंगे इसे। और फटाफट से पढ़ लीजिए, टाइम लिमिट रखो, अच्छा मुझे 3 घंटे में इस एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है, समथिंग लाइक दिस।
अगर आप ऐसा कर सकते हो एक टाइम लिमिट पे कि मुझे साइंस एंड टेक के लिए इतना टाइम देना है, दैट्स ऑल, है ना, 4 दिन 5 दिन, ऐसा नहीं कि आप लेके बैठ गए 15 दिन तक, वो फिर काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। हिस्ट्री की हम बात करते हैं, पूरे हिस्ट्री को अगर हम डिवाइड करें तो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हिस्ट्री हम लास्ट में क्यों ले रहे हैं? देखिए बच्चे क्या करते हैं, हिस्ट्री सबसे पहले ले लिया और फिर ये हिस्ट्री का सिलेबस बहुत वास्ट है, आप कितना भी पढ़ लीजिए, यू वॉन्ट बी श्योर कि हाँ आपने इतना पढ़ा है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा और आप कर दोगे। तो ये बहुत ट्रिकी सब्जेक्ट भी है, बहुत वास्ट भी है, और इसमें बच्चे अगर स्टार्ट करते हैं तो मान लीजिए आपने 100 डेज स्ट्रेटेजी स्टार्ट किया, ठीक है, अब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो नहीं मुझे इसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट करते करते 30 दिन तो इसी में निकल गए और बाकी सब्जेक्ट आपके चले गए। सो okay, students generally end up giving their 40%, in some cases 50% of that time, इतना सारा टाइम केवल हिस्ट्री को दे देते हैं। आर्ट एंड कल्चर लेके बैठ गए, कोई मॉडर्न इंडिया लेके बैठ गया, कोई एंशिएंट इंडिया लेके बैठा है, फाइन। तो ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि वेटेज तो फिक्स है ना, ऐसा तो है नहीं कि यूपीएससी 100 में से आपसे 30 क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री के पूछ देगा, 40 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछ देगा, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम तक आपका 20 तक कुछ जा सकता है, ठीक है ना, 15 से 20 की रेंज पे आप इस तरह से रख सकते हो। तो उस हिसाब से अपना टाइम डिवीजन कर लो। और हिस्ट्री के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न इंडिया है और एंशिएंट इंडिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आर्ट एंड कल्चर मेडाइवल से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन सबसे आएंगे। ट्राई टू कंप्लीट ऑल द पार्ट्स। मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक आती है, बहुत ही अच्छी बुक है, बुक ही नोट्स फॉर्म में है, लेकिन अगेन बहुत बल्कि बुक है, तो इसको नोट्स बना के आप कवर कर लीजिए। एंशिएंट इंडिया के लिए आर एस शर्मा की बुक है, ये ओल्ड एनसीईआरटी है, इस पे जा सकते हो, या तमिलनाडु बोर्ड की बुक है वो पढ़ सकते हो, कोई भी एक पढ़ लो, क्लियर। या दोनों अगर आपके पास टाइम है तो दोनों भी कर सकते हो। तमिलनाडु बुक्स जो तमिलनाडु बोर्ड वाली बुक्स है एंशिएंट इंडिया के लिए अच्छी हैं। इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक है, कॉम्प्रिहेंसिव है अपने आप में, फाइन, लेकिन इतनी मोटी बुक पढ़ने के बाद यू कांट बी श्योर कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा और आप करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग एक मैराथन सेशन है, वो आप देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है, 5 घंटे की क्लास है, पूरी बुक को हमने ऑलमोस्ट समराइज किया है। मिडाइवल इंडिया के लिए सतीश चंद्रा, अगेन ओल्ड एनसीईआरटी है, ये आप कवर कर सकते हो। तो ये पूरे सोर्सेज हमने देखे हैं, और आपको क्या करना है, नेक्स्ट 30 डेज मतलब सेकंड स्टेज है, आने वाले जो 2 महीने हैं, फर्स्ट जो मंथ है उसमें आप इन सब्जेक्ट्स को कवर करोगे, सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान रहेगा। अच्छा पॉलिटी है तो ये मेरा पॉलिटी फिनिश, फिर आप एनवायरनमेंट पे मूव कर रहे हो, क्लियर। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ट्राई टू डू प्रैक्टिस, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहिए, है ना। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका वो रिवीजन का भी काम करेगा, रिवीजन भी आप थोड़ा थोड़ा चालू रखिए। और इसके अंदर जो सेकंड स्टेज है जहाँ पे हम साइंस और हिस्ट्री को ले रहे हैं, यहाँ पे आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आप यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बच्चे पूछते हैं सर कितना मॉक टेस्ट लगाना है, कितने टॉपिक्स हमें करने हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। कुछ बच्चे 5 मॉक टेस्ट लगाते हैं, कोई 2 लगाता है, उनका आराम से प्रीलिम्स निकलता है, हर बार निकल जाता है, ओके। और कुछ बच्चे 30-30, 50-50 लगाते हैं तो भी नहीं निकलता है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट यू शुड बी आई मीन हैबिचुअल, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। तो कम से कम 5 से 10 तो लगा लीजिए, और 20 से ज़्यादा भी मत लगाइए, दैट इज़ मोर देन इनफ, क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि आप मॉक ज़्यादा लगाओगे, किस तरह से आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हो, है ना, आपका मेंटालिटी क्या है व्हेन यू आर डीलिंग विद द क्वेश्चंस, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन हो जाता है, मॉक से थोड़ा आइडिया लग जाता है, तो हफ्ते में 1 बार लगा लिया, दैट इज़ द क्राइटेरिया यू कैन फॉलो। ये हुई मॉक टेस्ट की बात। करंट अफेयर की जब बात कर रहे हैं, तो अगर आप करंट अफेयर को डेली बेसिस पे कर रहे हो, दैट इज द बेस्ट वे। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर आपकी पूरी प्रिपरेशन को, चाहे प्रीलिम्स है, मेंस का कोई भी पेपर हो, आपका ऑप्शनल हो, आपका जीएस का पेपर हो, इथिक्स का पेपर हो, हर जगह पे इंटरव्यू हो, पूरी प्रिपरेशन को आपका बहुत सपोर्ट कर रहा है, एक तरह से फंडामेंटल पिलर के रूप में है। अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हो तो एक हैबिट आप डालिए कि आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ सकें, दैट वुड बी ग्रेट। या कोई आप ऐसा सेशन, अगर आप, कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 घंटा, कुछ तो 4-4, 5-5 घंटा उस न्यूज़पेपर पे ही लगा देते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता है। एक एक एडिटोरियल पे इतना टाइम आप लगा रहे हैं, समथिंग लाइक दिस। तो उस केस में ऐसा नहीं करना है, ओके। जो आपके डेली करंट अफेयर के सेशन रहते हैं, जैसे यूट्यूब पे मेरा सेशन रहता है डेली बेसिस पे, मॉर्निंग में 7 बजे, उसे आप अटेंड कर सकते हो। आपको आइडिया लगेगा हाँ क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है, न्यूज़ को कैसे कवर करना है, इस न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट है, समथिंग लाइक दिस। तो यू विल गेट द आइडिया, फाइन। अब प्रीलिम्स के लिए हम करंट अफेयर की बात करें, आपने डेली बेसिस पे नोट्स बना रखे हैं, दैट इज़ फाइन। अदरवाइज यू कैन रिलाई ऑन सम कंपाइलेशंस, ओके, या फिर जो क्रैश कोर्स है अनअकैडमी पे, वहाँ पे दीज आर सम ऑफ द बेस्ट वेज, ओके, टू कंप्लीट द करंट अफेयर इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। सोर्सेज क्या हैं? जैसे न्यूज़पेपर, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ हिंदू से हैं, कुछ इंडियन एक्सप्रेस से अच्छी हैं।
PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से काफ़ी टॉपिक्स हैं। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इंडिया ईयर बुक, नॉट आपको लाइन टू लाइन रीड नहीं करना है, ओके अगेन। और मैगजीन्स आपकी जैसे कुरुक्षेत्र योजना अगर आप पढ़ पा रहे हो दैट इज़ फाइन। तो ये करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव में हमने बात की है। लास्ट 30 डेज आपके आ रहे हैं, एग्जाम होने में आपका 30 डेज बच रहा है, तो वहाँ पे आपका मैं ये मान के चल रहा हूँ जो हमने 2 स्टेजेस किए हैं वहाँ पे आपने स्टैंडर्ड बुक्स और सिलेबस कंप्लीशन कर लिया है। उनको थोड़ा सा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो, मॉक भी लगा रहे हो और रिवीजन करते जा रहे हो, है ना। लास्ट 30 डेज में आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, ये रिवीजन नहीं है, ये मल्टीपल रिवीजन है। क्यों मल्टीपल लिखा है? क्योंकि ये आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाता है ना, आपका एरर परसेंटेज कम करता है, कंपटीशन में आपको अलग बनाता है। तो आप जितना ज़्यादा यहाँ पे रिवीजन करोगे उतना कम एरर आपका रहेगा, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। क्योंकि एग्जाम में जब आप कर रहे होंगे आपको लगेगा हाँ यार ये भी सही हो सकता है, ये भी सही। 4 ऑप्शन है, 2 तो मैंने हटा दिए, अब 50-50 का चांस बन रहा है। तो ये जो 50-50 के चांस में आपको हेल्प करेगा, दैट वुड बी दैट रिवीजन थिंग। क्लियर? तो जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं अच्छी बात है। अब बात करते हैं आपके डेली रूटीन की। डेली रूटीन में आप अपना ऐसा मत लिखिए कि आज मुझे 10 घंटा पढ़ना है। अगर आपको 10 घंटा टारगेट कर रहे हो तो पेपर पे लिखो इसको 1 घंटा, ओके 1 आवर इज देयर। 1 घंटा आपको पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, जैसे 1 घंटा है आपके पास तो इस 1 घंटे में कौन सा टॉपिक आप कर रहे हो उसको लिखो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इंडियन हिमालयाज आप कर रहे हो, या वेस्टर्न घाट कर रहे हो, ईस्टर्न घाट कर रहे हो, उसको यहाँ पे ऐसा लिखो, है ना। पेपर को अपने डेस्क के ऊपर रखो और पूरा 1-1 घंटा ऐसा ऐसा करके लिखो। फिर जब हो जाए उस पर टिक करिए, आगे बढ़ रही है। क्योंकि आपका जो 10 घंटा पढ़ना है वो एक वेग टारगेट है एंड यू विल एंड अप लाइक ओके 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, वट एवर इट इज। तो वो इतना एफिशिएंट नहीं होगा। अगर आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, हर घंटे को आपका प्लान करते हैं, इवन आधा आधा घंटा, बच्चे क्या करते हैं 30 मिनट में मुझे ये करना है, इस तरह से, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है ना। एक अलग आपके अंदर जो तैयारी के अंदर एनर्जी आती है वो आती है, कॉन्फिडेंस दिखने लगता है। एंड विद इन फ्यू डेज, केवल 5-7 दिन इस क्राइटेरिया को आप फॉलो कर लो, केवल 5 दिन, यू विल सी अ काइंड ऑफ ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन योर ओवरऑल अप्रोच। आप देखोगे यार मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी फास्ट कर रहा हूँ मैं, समथिंग लाइक दिस। तो ये डेली रूटीन को इस तरह से आवरली प्लान करके फॉलो करना है। एग्जाम डे पे कूल होके जाना है। कम से कम 1 दिन पहले आपको नींद प्रॉपर लेनी है, क्योंकि एग्जाम ये जो है केवल ऐसा नहीं है पढ़ाई का एग्जाम है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया जा रहा है, आप कितना प्रेशर डील कर सकते हो, ये सब चीज़ें चेक की जा रही है, उस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। तो जितना आप रिलैक्स रहोगे, अगर आप सो के ही नहीं गए ओके तो फिर दिक्कत होती है। एंड ट्राई टू यूज़ योर मॉक टेस्ट एक्सपीरियंस। पूरे पेपर को 3 राउंड में लगा सकते हो, है ना। 3 राउंड मतलब पूरा 1 से 100 क्वेश्चन देखे और केवल वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जो आपको 100% श्योर है कि हाँ ये मेरा सही है, और बाकी क्वेश्चन जो आपको 100% श्योर है कि मुझे नहीं आता है उस पर रॉन्ग लगा दीजिए। और थर्ड क्राइटेरिया में आप सोच रहे हो कि मैं इस पर वापस आऊँगा, है ना, 50-50 है, मतलब मैं इसे अटैम्प्ट कर सकता हूँ बट आई नीड सम टाइम, सम रीजनिंग एंड ऑल। तो इस तरह से आप अपने को पेपर को कर सकते हो। एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करना है। एलिमिनेशन टेक्निक मतलब 1 2 3 स्टेटमेंट है क्वेश्चन के अंदर, आपको पता है फर्स्ट स्टेटमेंट 100% सही है या गलत है, तो फिर आप ABCD ऑप्शन पे जाके उसको एलिमिनेशन कर दीजिए कि हाँ इसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट तो आना ही चाहिए। अब फर्स्ट स्टेटमेंट केवल A ऑप्शन में दे रखा है तो आपको आंसर मिल गया, क्योंकि आपको पता है कि 3 स्टेटमेंट है, में से फर्स्ट स्टेटमेंट 100% राइट है, दैट शुड बी इन द आंसर एंड दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज देयर ओनली इन द A, तो आपको आंसर मिल गया। तो ऐसे हमेशा रहते हैं क्वेश्चन, है ना। UPSC डेलिबरेटली इसी तरह से फॉर्म करता है, इसलिए मैंने कहा कि आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, योर कॉमन सेंस इज मोर इंपॉर्टेंट। फाइन, दिस इज ऑल रिगार्डिंग, ये हमने ब्रीफ सेशन दिया है कैसे आप 100 डेज को प्लान कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ट्राई टू बी वेरी क्लियर, और जितना ज़्यादा आपका कमिटमेंट रहेगा ओके, जितना ज़्यादा आपका रिजॉल्व है अपने गोल के लिए, उतना आप परफॉर्म कर पाओगे। क्लियर, दिस इज ऑल। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। हर संडे को आपका अनअकैडमी का कॉम्बैट होता है, फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, हर संडे को 11 बजे होता है, फ्री आप एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसका। 60 मिनट 60 क्वेश्चंस रहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को असेस कर सकते हो, काफ़ी सारी स्कॉलरशिप यहाँ पे जीत सकते हो। फ्री टेस्ट सीरीज के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यूज़ द कोड RB Life टू अनलॉक दिस टेस्ट सीरीज एंड दिस स्कॉलरशिप टेस्ट एज वेल। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।